अगला स्टेशन जोरबाग है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। शम्मी नारंग जी हमारे साथ हैं। सर आपको लगता था आप ये कर लेंगे? वाज इट समवेयर? मालूम ही नहीं था, बिल्कुल मालूम नहीं था। आई गॉट ए कॉल फ्रॉम अली अब्बास कि सर हम चाहते हैं कि इंट्रोड्यूस सलमान खान को आप कराएं। सर अगर हम अब मेट्रो पर आए, मेट्रो में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाजों में आपकी आवाज है इंडिया में। लोग कहेंगे शायद बहुत शिद्दत से लोग सुनना चाहते हैं, नहीं, वो बेचारे बंद नहीं कर पाते मेरी आवाज को, इसलिए उनको सुनना पड़ता है। कुछ सिनोनिमस होंगे, मेट्रो अंकल जो आपने सुने होंगे। स्कूल्स में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, वेलकम मेट्रो अंकल। आई सेड यार व्हाट इज दिस यार, ये मेट्रो अंकल हम कब से हो गए, यू नो। तो सबसे मुश्किल वक्त मैंने देखा। सर उस दौर से अगर हम आज के दौर में आए, क्या आपको हंसी आती है या दुख होता है आजकल के न्यूज एंकर्स को देख के? पहले गुस्सा आता था, फिर दुख हुआ, अब हंसी आती है। करोड़ों लोग हर रोज इनकी आवाज के साथ सुबह शाम सफर करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस शांत और सौम्य आवाज से आज हम मिलने जा रहे हैं, वो चौंकाने का हुनर रखते हैं। कैसे? सर प्लीज कुछ सुना दीजिए। अरे भाइयों और भाइयों, यो से सुल्तान हरियाणा की शान आ गया है पछाड़ने दुश्मन को। और आप कहेंगे अरे क्या करने लग रहे से भाई, क्या करने लग रहे से? तेजी से आगे बढ़ते हुए और जो लगाया सुल्तान ने दौड़, हरियाणा का शेर। ये वही आवाज है जिन्हें हम दिल्ली मेट्रो में सुनते हैं। जी हाँ, शम्मी नारंग जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने के लिए। हम मेट्रो में आपकी वॉइस कब से सुनते आ रहे हैं, उस पर बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, लेकिन पहले मैं इस फिल्म की बात करना चाहती हूँ क्योंकि ये फिल्म आज भी बहुत चाव से OTT पर, नेटफ्लिक्स पर देखी जाती है। ये हरियाणवी मेकओवर आपके लिए कितना मुश्किल था, आपने कैसे किया? क्योंकि ये इमेजिन करना ही मुश्किल है। जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि ये शम्मी सर हैं। थैंक यू रिचा, पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आप जब दिल्ली में रहते हैं तो दो खास लोगों से आपकी मुलाकात ज़रूरी होती है। एक DTC के ड्राइवर कंडक्टर से या फिर पुलिस वालों से। और ये ज़्यादातर ये हरियाणा बेल्ट से आते हैं। स्कूल में आप DTC बस में सफ़र करते थे तो वो जो एक्सेंट आपको सुनाई देता था वो कंडक्टर का सुनाई देता था। भाई टिकट ले लेके, कहाँ जाना है तुझे? और पुलिस वाला भी कहता मारूंगा, साले के डंडे मारूंगा मैं। तो ये हम सुन कर बड़े हुए, लेकिन ये फिर छूट गई। वंस यू कम टू द ब्रॉडकास्टिंग में आप जब आ जाते हैं, आप अपनी भाषा को हमेशा दुरुस्त रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ माइंड, ये हमेशा आपके साथ चलती है, ये एक्सेंट चलता है कम से कम। और क्योंकि सलमान खान के साथ बीइंग ह्यूमन के प्रोग्राम्स में कर रहा था, तो उसमें किसी को भी इल्म नहीं था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मतलब हरियाणवी एक्सेंट में भी बात कर सकता हूँ। सर आपको लगता था आप ये कर लेंगे? वाज इट समवेयर? मालूम ही नहीं था, बिल्कुल मालूम नहीं था। जब मुझे आई गॉट ए कॉल फ्रॉम अली अब्बास कि सर हम चाहते हैं कि ये पूरी जो कुश्ती का जो पूरा सिनारियो है, कमेंट्री है, और उसको इंट्रोड्यूस सलमान खान को आप कराएं। तो मैंने कहा शायद बिकॉज ऑफ योर ब्रॉडकास्टिंग एक्सपीरियंस आपको शायद बुलाया जा रहा है, तो चलो। और बहुत वेरी फ्रैंकली मैंने कोई बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स कमेंट्री वैसे भी नहीं की थी। आप जानते हैं जब आप न्यूज़ कास्टिंग में आ जाते हैं तो आप बड़े सौम्य, बड़े सभ्यता के साथ, यू नो, लाइक बड़ा शालीनता के साथ सब कुछ बात करते हैं। इसीलिए मुझे बड़ी हैरानी हुई जब मैंने ये मूवी देखी सिनेमा हॉल में कि शम्मी नारंग सर ये भी कर सकते हैं। मतलब दिस वाज एन आई ओपनर। सो उन्होंने बुलाया और तब तक मालूम नहीं था। मैं सेट पे पहुंच गया, उन्होंने कहा सर ये आपका डायलॉग है, बट ये आपको हरियाणवी में बोलना है बिकॉज जो पृष्ठभूमि है पूरी फिल्म की वो हरियाणा है। सो आई सेड यार मैंने तो मतलब अब एकदम से, यू नो, लाइक मुद्दत हो गई। कभी कभी कॉलेज में इमिटेट कर लेते थे, है ना। सो बट ये अब एकदम से कोई करना, एंड ये भी कॉन्शियस था यार, आई होप दिस इज़ नॉट अगेंस्ट माई इमेज ऑल्सो, कि लोग मुझे, मेरा जो एहतराम कर रहे हैं वो किसी और भाषा को लेकर कर रहे हैं और किसी और लहजे को लेकर कर रहे हैं। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली। पर मैंने फिर कोई एक मोहतरमा थी दिल्ली में, मुझे जानती थी, तो अच्छा डायलॉग में कहीं भी हरियाणा वाली वो भाषा नहीं लिखी हुई थी। वो देवनागरी पूरी हिंदी वाली थी।
अच्छा, आपने उसको खुद कन्वर्ट करना था आपको, दैट वाज योर चैलेंज एक्चुअली। सो मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे ये डायलॉग हैं, तो वो कह रहे हैं कि इसको एक तो हरियाणवी में आपने कन्वर्ट करना है और फिर वो एक्सेंट डालना। मैं एक्सेंट डाल लूँगा, चलो किसी को इमिटेट करने याद कर लूँगा, बट इसको मतलब ये प्रोनाउंसिएशन और तो उन्होंने कहा देखो सबसे पहला तो ये है कि ये है सुल्तान के यो से कर दो, यो से सुल्तान, तो ये कर देना और फिर तुम अपना जो मसाला लगाना लगा देना। और डरना नहीं, क्योंकि हरियाणा में भी हर रीजन पे एक्सेंट चेंज होते रहते हैं। अरे यार चलो देखी जाएगी, कुछ होगा। सो फॉर्चुनेटली मुझे तो भूल भाल गए डायलॉग्स, बहुत लंबे लंबे थे, अगर आप फिल्म देखी होगी तो आपको मालूम होगा। सो कैन यू इमेजिन, दे ऑल गॉट सो सरप्राइज्ड कि एक एक टेक में पूरा पूरा सीन निकाल दिया, एक एक टेक में, सिंगल टेक। और उन्होंने मेरे को लिबर्टी दी थी। अरे क्या करना लगा रहे, भाई पीट देगा तू, मार देगा इसे तू, ये सब मैं बोल रहा था। तो वो इतना नेचुरल लग रहा था, और जब मैंने फिल्म देखी तो उसमें से एक भी पोर्शन कटा नहीं था। और सर वाकई एज अ दर्शक मैं कह सकती हूँ कि ऐसा लग रहा था कि इससे बढ़िया इंट्रोडक्शन हो नहीं सकता था, क्योंकि उस फिल्म में शुरुआत में ये कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया उस कमेंट्री से। सो दिस वाज द एंड दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी आल्सो, वेरी फ्रैंकली। मेरे घर वाले भी हंस रहे थे, भाई तुम्हें क्या हो गया, क्या कर रहे हो तुम। सो एनीवे, क्योंकि आपने बिल्कुल ही डिफरेंट जो मीडियम वो अलग अलग रहे, हमेशा अलग अलग माध्यमों में सुना आपने, है ना, तो वो बड़ा हैरान हुए सब। और क्या होता है, मैं एक आई मस्ट कन्फेस रिचा, हम जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं या वॉइसर्स जो होते हैं, हम माइक्रोफोन के आगे तो फिर भी थोड़ा सा मतलब मॉड्यूलेट कर लें या अपनी वेरिएशंस को दिखा Acting सकते कर लें हैं, थोड़ी बहुत, पर जी। पर्दे पे आने पे हम लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत बेकार होती है। वो तभी लोग एनएसडी में जाते हैं या पुणे इंस्टीट्यूट जाते हैं एक्टिंग सीखने। ये नहीं है कि साहब शम्मी नारंग बात कर लेता है तो एक्टर बन जाएगा। तो ये जो एक कॉम्प्लेक्स था कि यार भाई ये अगर करा रहे मैं तो मर जाऊंगा, आई डोंट वांट टू लेट देम डाउन ऑल्सो। पर फिर भी जब आप बेसिकली फिल्म की डबिंग्स करते हैं, करेक्टर्स बनते हैं, कई बार मैं बच्चों के बहुत सारे जो कार्टून फिल्म्स होती थी उनके मैं बहुत सारे करेक्टर्स प्ले कर लेता था। पर क्या था कि मैं कोई इसलिए कर लेता था कि भाई कोई देख तो नहीं रहा मुझे, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल देम प्लीज डोंट गिव क्रेडिट फॉर दिस। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि बहुत बड़े बड़े आओ मैं हूं एक राजा, और राजा के आने से फिर तो बहुत सारी चीज दिस अभी आपको फैमिलियर लग रहा होगा ये। आई हैव डन सो मच, एंड देन यू नो लाइक द रैबिट, मैं नहीं जाऊंगा तू क्या करेगा पहले, एकदम से चेंज करता था। So that variations, that versatility I always used to carry, but कहता था किसी को बताना मत, क्योंकि आपकी इमेज यू नो बड़ी शालीनता वाली, बड़ी सीरियस, गंभीरता, सभ्य, हाँ है ना, तो उस इमेज को आई नेवर वांटेड टू डिस्ट्रॉय एक्चुअली। उससे फर्क नहीं पड़ता था, बाद में लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया तो उसको। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या था इसके बाद आपके लिए? तो कुछ नहीं, लोगों ने कहा अरे यार बड़ा सरप्राइज था, कॉम्प्लीमेंट क्या होना था, बट सरप्राइज था, है ना। और फिर लोगों को लगा अच्छा सलमान खान की फिल्म, और माशाल्लाह वो हिट भी हो गई, वो काफी बड़ी हिट। हाँ है ना। तो वो सारी बातें थी, बट माइक्रोफोन से बहुत खेला जिंदगी भर में, काफ़ी खेला, एंड आई पोक्ड माय नोज एवरीवेयर, लाइक यू नो लाइक म्यूज़िक भी कर लेता था, गा भी लेता था, पर ये था कि माइक्रोफोन छोड़ूंगा नहीं, है ना। एक कमर्शियल बनाना है अगर, तो अगर 5 मिनट कंपोजर लेट हो गया, म्यूजिक कंपोजर, आई यूज्ड टू कंपोज म्यूजिक एंड यूज द जिंगल्स ऑल्सो, है ना, बिकॉज आई यूज्ड टू प्ले ड्रम्स, आई यूज्ड टू प्ले, थोड़ा गिटार बजा लेता था, कंपोज कर लेता था। और मैंने सुना कि सलमान ने आपको बिग बॉस में भी लाने का जब ऑफर दिया एक था। में क्या था ना, बीइंग ह्यूमन के लिए जब मैं उनके साथ ट्रेवल करता था, तो जब मैं माइक्रोफोन पे बोलता था, फिर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, एंड यू नो व्हेन ऑडियंस हियर्स योर एम्पलीफाइड वॉइस, एक थ्रू एम्पलीफायर और थ्रू माइक्रोफोन कोई आपकी आवाज़ सुनता था तो और ख़ूबसूरत लगती थी। तो उन्होंने हमेशा फिर एक दिन कहने लगे पूरे स्टेज के ऊपर आकर, यार शमी भाई आपसे पहले मिला होता कभी तो बिग बॉस में आप होते। तो मैंने नहीं भाई बिग बॉस में मत लो, हम तो घर के भी बॉस नहीं हैं। सो यू नो लाइक, सो इस तरह से मतलब ये कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते थे। मतलब फिल्म का तजुर्बा सिर्फ सुल्तान का नहीं है, लोगों को शायद मालूम नहीं है कि मकबूल में मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आई प्लेड ए पॉलिटिशियन इन दैट, एंड आल्सो यू प्लेड अ रोल इन नो वन किल्ड जेसिका। वर्डिक्ट मैं ही देता हूँ, सज़ा जो मिली है उसका वर्डिक्ट एंड में आके मैं ही देता हूँ। तब उसमें मैं जज बना था हाई कोर्ट का, चीफ जस्टिस। सो ये तमाम छोटे छोटे, मतलब ये सब दोस्त हैं
दोस्ती होने की वजह से मैं ये करता रहा। सर अगर हम अब मेट्रो पर आए, मेट्रो में आपकी आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनी जाती है और जहाँ तक मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली आवाज़ों में आपकी आवाज़ है इंडिया में। तो कैसा लगता है जब आप खुद मेट्रो में अपनी आवाज़ सुनते हैं? पहली बात तो ये है कि ये जो सर्वे हुआ कि लाइक ऑन डेली बेसिस आई एम द मोस्ट हर्ड वॉइस इन इंडिया, लोग कहेंगे शायद बहुत शिद्दत से लोग सुनना चाहते हैं, नहीं, वो बेचारे बंद नहीं कर पाते मेरी आवाज़ को, इसलिए उनको सुनना पड़ता है। दिल्ली मेट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सो इस हिसाब से यस, आई एम द मोस्ट हर्ड वॉइस। खुद की इसमें कोई बहुत क्रिएटिविटी वाली बात नहीं थी, लेकिन एक स्टाइल जब पहली मरतबा ये स्टाइल इजाद कैसे हुआ, ये हमें थोड़ा ये बताइए। इजाद नहीं हुआ, ये हमने सजेस्ट किया था एक्चुअली। श्रीधरन साहब का ये द मेट्रो इज हिज बेबी एक्चुअली, यू ही इज नो अ मेट्रो मैन। ठीक है। तो जब ये हुआ तो उन्होंने, किसी को मालूम नहीं था कि वॉइस की इतनी इम्पोर्टेंस है, पर क्योंकि वहाँ से बाहर से मेट्रो के डिब्बे आए थे तो उनमें ऑडियो मॉड्यूल्स होते हैं, डाले जाते हैं फॉर द इन ट्रेन मैसेजेस के लिए। तो पहले ज़माने में होता था कि ड्राइवर ख़ुद बोल देता था, पर बहुत पहले की बात, आज से 100 साल पहले लोगों ने कहा नहीं, इसको रिकॉर्डेड वॉइस चलाइए, जैसे जितनी भी आपकी ट्यूब रेलवे लंदन वगैरह में इस तरह से हुआ। तो उन्होंने तब फिर वो उस तरह से ये टेक्निकल फैसिलिटी हर डिब्बे में आनी शुरू हो गई। खैर उन्होंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट ये, मुझे लगता है शाहदरा से 30 हज़ारी तक पहली लाइन पढ़ रही थी, तो एक टेस्ट जो ट्रायल होता है, तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है किसी की वॉइस ले लेते हैं इसके लिए। तो श्रीधरन साहब ने कहा कि लाइक आई लाइक वन लेडी, सो शी इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया एंड रिन्नी खन्ना, एंड मेल आई लाइक अनदर बॉय हुज गॉट अ मुस्टैशेस, ही रीड्स न्यूज़। तो उन्होंने कहा शम्मी नारंग, या नारंग नारंग नारंग, ये मुझे सब बाद में मालूम पड़ा। ओके, तो उन्होंने कहा कि साहब, तब तक मैंने अपना स्टूडियो शुरू कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसे मेट्रो आने वाली है तो हम चाहते हैं कि आप उसकी वॉइस करिए। तो ऐसा अच्छा इसमें क्या होता है, मुझे मालूम, मैं बाहर तो घूमा हुआ था लेकिन कभी इतनी तवज्जो नहीं दी कि इसकी मॉड्यूलेशन क्या होती है। सो मैंने कहा जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ। रेनी कहती है छोड़ना यार, वॉइस कर, ख़त्म कर। मैं कहा नहीं रेनी, पूछ लेते हैं। सो मैंने कहा जब मेट्रो आपकी दिल्ली में चलेगी तो उसकी अपनी एक एम्बियंट साउंड होगी, पटरियों की आवाज़ होगी, जो उसमें यात्री हैं उनकी आवाज़ें होंगी। सो मैं चाहता हूँ कि इस आवाज़ को इस तरह से पेश किया जाए दैट मस्ट स्टैंड आउट। भीड़ की आवाज़ को चीरना मकसद होना चाहिए आपका। तो शाउट तो करेंगे नहीं, है ना, कोई मैगी नूडल तो बेचेंगे नहीं उसमें। So, क्या किया जाए? सो ऐसे द बेस्ट इज पंक्चुएशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसकी जो स्पीड है उसका ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है, मैंने कहा आप मेरी दोनों वेरिएशंस ले जाइए और रिन्नी की भी। अगला स्टेशन जोरबाग है, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे, सो दैट जो आदमी भीड़ में बैठा हुआ है उसको दोबारा ये ना कहना पड़ जाए ये क्या कहा इन्होंने। जबकि घर में थोड़ी इस तरह से बात करते हैं आप जी। कि रिचा कैसी हैं आप, मैं ऐसे तो नहीं बात करूंगा ना आपसे। बट ये डेलिबरेटली किया गया पर्पसली कि ये जो मकसद है इस वॉइस, तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी कि सिर्फ वॉइस पे ही नहीं, ये शख्स उन नुआंसेस को भी समझता है, अपना स्टूडियो है। तो अभी ऐसा करते हैं, ये जब हो जाए फिर लोगों की फीडबैक लेंगे। उसमें सबसे बड़ी जो फीडबैक मिली वो तो बात की बात है कि अच्छा बुरा बोला या बुरा बोला, लेकिन ये आ गया, अरे ये तो वही है जो न्यूज़ पढ़ते थे, है ना। जी। जबकि मैंने 2001 में न्यूज़ पढ़ना छोड़ दिया था। सो वो थोड़ा फ़ायदा हो गया उस बात का। तो इस तरह से मेट्रो का सफ़र मेरा, वॉइस का, मेरा और रिन्नी का, फिर लाइक देयर वाज नो लुकिंग बैक, देन रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। फिर उन्होंने कहा कि साहब ऐसे है कि फिर दिल्ली में बात जब बहुत मकबूल हो गई कि साहब ये मेट्रो वॉइस हैं, रिन्नी बोलती हैं, फिर एयरपोर्ट लाइन आई, धीरे धीरे एक्सपेंशन दिल्ली में हुआ, दिल्ली में तो विस्तार हुआ ही, फिर बाकी शहरों में शुरू हुआ। तो जैसे बेंगलोर में तो दे वर इन अ फिक्स कि हिंदी को लिया जाए या ना लिया जाए। तो पहले मेरी वॉइस रिकॉर्ड हुई, फिर उसे डीलिंक किया गया, कन्नड़ और अंग्रेज़ी को रखा गया,
फिर कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स आए, नहीं हिंदी तो ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आज भी कोच्चि मेट्रो में प्रोडक्शन हमारी है, हमारा स्टूडियो ही सारा काम करता है जो ऑडियो फाइल्स बनाता है, लेकिन कोच्चि मेट्रो में आज भी मेरी आवाज़ नहीं जाती। उसमें रिन्नी की और एक हमारी ही वॉइस है जो मलयालम बोलती हैं, वो मतलब दैट्स फ्रॉम आवर वॉइस बैंक ओनली। ओके। प्रोडक्शन हमारी है, मतलब हम ही फाइल्स बनाते हैं, पर अभी हिंदी उन्होंने आज भी वो नहीं लेते। पर उसका कंपेंसेट कैसे किया, हैदराबाद में मेरी हिंदी भी जाती है, उर्दू भी जाती है, अंग्रेजी तो जी, रिन्नी की जाती हैं, जी जी। बट मोस्टली मेरी और रिन्नी की ही, मेरा और रिन्नी का ही कॉम्बिनेशन चलता है। जी शायद एयरपोर्ट एक्सप्रेस में जसलीन हैं, जो बहुत सारे, जिन्होंने कोविड वक्त में आपको बहुत तंग किया था जिस वॉइस ने, जी है ना, तो वो जो आप टेलीफोन जो आपकी कॉलर ट्यून बन गई थी, जी जी है ना, तो वो जसलीन है। शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम आर वॉइस बैंक। तो इस तरह से बाकी हिंदी में टचवुड देयर इज नो वन एल्स लाइक। तो सर एक तरह से आप मेट्रो की आवाज़ हैं, यू आर द वॉइस ऑफ मेट्रो। कुछ सिनोनिमस होंगे, मेट्रो अंकल जो आपने सुने होंगे मेट्रो में, सब जब हाँ आपने यार, मेट्रो ये में पहली बार ऋचा सुना बड़ा तो कमाल है। मैंने आपको पहले तो इस बात को मैं ज़रूर कन्फेस करूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 4 या 5 मरतबा ट्रैवल किया मेट्रो में, वो भी जब वो टेक्निकल इश्यूज़ पे कई बात आती कि साहब इसकी डेसिबल लेवल ज़रा चेक कर लें, आपको अपनी आवाज़ ठीक लग रही है नहीं लाए, हमारी कहीं जो हम लोग जब उसे लोड करते हैं वॉइस को, हमसे तो नहीं कोई गलती हो रही, या स्टूडियो से तो फाइल कोई इस तरह की नहीं आई। तो मेरे भाई जर्मनी में हैं, तो वहाँ बहुत बात फैली कि तुम्हारे भाई की आवाज़ रोज़ सुनते हैं। तो उन्होंने कहा यार देख, पहला काम, मैं जब जैसे ही दिल्ली पहुँचूंगा तो मुझे मेट्रो में लेके जाओगे। तो मैंने बोला यार मैं तुम्हें ना संडे को ले जाऊँगा, रश भी कम होता है, और मैं आई डोंट वांट टू टेल द स्टाफ, नहीं तो वो बेचारे पूरा ऑर्गेनाइज करेंगे। सो हम आराम से बिल्कुल एज ए लेमैन टिकट खरीदेंगे और गाड़ी के अंदर बैठेंगे। फॉर्चुनेटली जहाँ मैं रहता हूँ बहुत घर के करीब से ही, तो बोला ऐसा करते हैं हम चांदनी चौक चलते हैं, आई स्टे वेरी क्लोज टू साकेत। जी सो देन हमने वहाँ से, वो सीधी लाइन जाती है, येलो लाइन जो है, उनको बिठाए, वॉज वेरी एक्साइटेड लिसनिंग टू माई वॉइस, यू नो लाइक अरे वाह। तो खाली ट्रेन थी, एक माँ अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी, और जहाँ जहाँ जो मैं बोलता था वो बच्चा मेरी वॉइस को इमिटेट करता था। मैं INA, वो बोलता था INA, ग्रीन पार्क, ग्रीन पार्क। सो मेरा ब्रदर बड़ा खुश होता था, यार देखो बच्चा भी इमिटेट कर रहा है। सारी बात होगी, बहुत ही करीब बैठा, तो सो आई नेवर वांटेड टू टेल एनीवन दैट यू नो, आप थोड़ी कहें ये तो मेरी वॉइस है, नहीं है ना। सो तो सबसे अच्छा कमेंट लगा कि मम्मी इनके मज़े हैं ना अंकल के, ये गाड़ी में ही घूमते रहते हैं। सो ही थॉट कि ये जो अंकल बोल रहे हैं माइक्रोफोन पकड़ के गाड़ी में घूम रहे हैं। तो उसको यही बड़ी खुशी थी कि वो होगा कोई 4-5 साल का, कि ये अंकल ये गाड़ी में घूमते हैं। सो मेरे ब्रदर से नहीं रहा गया कि, सो शी वांटेड टू गेट डाउन एट राजीव चौक। एक्चुअली पहले राजीव चौक आएगा, बाद में चांदनी चौक आएगा। तो उन्होंने कहा मैम यू मस्ट बी वेरी क्यूरियस, आपका बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आपके सामने ही बैठे हैं। तो मैंने कहा यार तुम क्या कर रहे हो, मतलब व्हाई यू आर टेलिंग ऑल दिस। तो उसने कहा अरे आप तो शम्मी नारंग हैं। तब ऐसे होता है ना, आप एज ए लेडी यू कांट स्टेयर एट समवन, यू नो लाइक, है ना। और मतलब आपका दूरदर्शन का चेहरा छूटे हुए मुद्दत हो जाती है। तो खैर वो तमाम बातें तब अच्छी लगी। और उसके बाद एक प्रॉब्लम हो गई कि जब हम लोग नेशनल न्यूज़ कास्टर्स थे, एक ही चैनल होता था दूरदर्शन, तो जब कहीं हम लोग ख़ास मेहमान बन के जाते थे तो बैनर्स लगते थे, वेलकम द ईस्ट न्यूज़ कास्टर, ये वो, है ना, ठीक है जी। अब स्कूल्स में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बड़े बड़े बैनर लगे होते हैं, वेलकम मेट्रो अंकल। आई सेड यार व्हाट इज़ दिस यार, ये मेट्रो अंकल हम कब से हो गए, यू नो, है ना। तो अभी हमारा जो तारुफ कराया जाता है, आपने अपनी ज़िंदगी में, मैंने 2 लाख कमर्शियल्स कर लिए होंगे, वो अलग बात है, बट वो 2 मैसेज में कोई क्रिएटिविटी भी नहीं है ना। उसने आपको इतनी मकबूलियत, इतनी मतलब आपको पॉपुलैरिटी दे दी, आप इतने लोकप्रिय हो गए कि यार ये एक मैसेज कि जोरबागी तो बोला है। बट देन उसके बाद ये भी लोगों ने कहा कि साहब एक फ़ायदा हो गया कि हमें अपनी ही जगह का नाम लेना आ गया।
अगर आप बोलते हैं जोर बाग, तो बाग का जो नुक्ता लगता है वो हमको लगाना आ गया, है ना। सो ये जो तमाम बातें थी, यही बात जब हम लोग ऋचा न्यूज़ भी पढ़ते थे तो हमारे माँ बाप से राब्ता इसलिए बहुत अच्छा हो जाता था कि वो सिर्फ इसलिए बच्चों को नहीं कहते थे कि वो उनको दिन भर की मालूमात हासिल होती रहे, नहीं, वो इसलिए भी हम लोगों के मतलब अपने बच्चों को इंस्ट्रक्ट करते थे कि आप रात को इनकी न्यूज़ ज़रूर सुनेंगे ताकि आपकी भाषा दुरुस्त रहे। आई एग्री, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी न्यूज़ सुनने का बहुत शौक था, तो मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक न्यूज़ एंकर बनना है करियर के तौर पर, लेकिन हमें न्यूज़ देखने और सुनने का शौक था। क्योंकि हाँ। परिवार में सब बैठ के सुनते थे कि नॉलेज बढ़ेगी, क्या हो रहा है देश में दुनिया में, तो उससे एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। और सच कहूँ तो आप जैसे आला दर्जे के एंकर्स को देख के ही हमें भी एंकरिंग को लेकर एक दिलचस्पी हुई कि हाँ ये भी किया जा सकता है, लेकिन कभी उसको इस तरह से नहीं सोचा था कि मुझे यही करना है। बट येस, इट वाज एट द बैक ऑफ माय माइंड कि हाँ ये भी हो सकता है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एक मर्तबा मैंने हमें बहुत तवज्जो दी जाती थी कि साहब आपने मुझे याद है एक शब्द है मरणोपरांत, तो पोस्टुमस, तो उसमें मैंने कहीं गलती से मरणोपरांत पढ़ दिया। कैन यू इमेजिन, माई डायरेक्टर कॉल्ड मी फॉर दिस। इसे देखो बेटा, उपरांत से परांत बना है, और प्रांत जो होता है वो रीजन होता है ना, एरिया होता है। और इसलिए तो मैंने कहा साहब अब हो गया तो हो गया, इतना भी क्या जोर लगाना, इसे नहीं, बैठो। एक ऐसी घुट्टी पिलाई मुझे ज़िंदगी की कि तुम क्या सोचते हो कि सही न्यूज़ पढ़ना सिर्फ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है। बेटा, जब आप घर से न्यूज़ पढ़ने के लिए निकलते हैं तो लाखों माँ बाप अपने बच्चों को ये कहते हैं कि अगर आपने अपनी भाषा में सुधार करना है, अपनी भाषा को दुरुस्त रखना है, तो इन लोगों को सुनिए। तो अगर आप सही नहीं बोलोगे तो आप लाखों करोड़ों बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। तो इस वजह से तो ये जो तमाम तजुर्बा था ब्रॉडकास्टिंग का, और मेरा हिंदी भाषा से कोई लेना देना नहीं था। आई एम बेसिकली एन इंजीनियर। और आप पंजाबी फैमिली से इंजीनियर, आई एम ए मेटलर्जिस्ट। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़कर बहुत बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी में काम करके मैं इसमें आया, और फिर ऑप्शन सिर्फ हिंदी की थी, हिंदी को चुना, जिस हिंदी को 8वीं कक्षा के बाद छोड़ दिया गया था, बिकॉज वंस यू ऑप्ट फॉर साइंस तो वो भाषा आपसे छूट जाती है ना। मेरे वालिद साहब का दखल उर्दू में अच्छा था, पंजाबियों का जो उर्दू होती है वो सही होती है, तो हिंदुस्तानी बहुत अच्छी रही हमेशा मेरी, और उसका इस्तेमाल भी किया मैंने न्यूज़ में भी ये लिबर्टी ली कि अगर हर 4 बार आवश्यकता आ गई तो 2 बार ज़रूरत भी कह दो। एक तो मोनोटनी टूटती रहती थी उससे, है ना। तो ये जो तमाम, कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हेवी होते हैं हिंदी, हेवी भी होते हैं, तो उसमें आप उर्दू का इस्तेमाल कर उनको उर्दू ही नहीं, मैंने एक और लिबर्टी ली थी ऋचा, जो और सरकारी महकमों में ये लिबर्टी लेना बहुत मुश्किल होता था। जैसे आ गया भ्रूण हत्या, तो मैंने कह दिया फीमेल फिटिसाइड यानी भ्रूण हत्या। तो आई एजुकेटेड ऑल्सो कि भाई देखो भारोत्तोलन, अब सारे लोग वेट लिफ्टिंग कहते हैं उसे, पर उनका एक नॉर्म था कि नहीं आप हिंदी में बोलेंगे, तो मैं हिंदी की मुखालफत नहीं कर रहा था, उसे नज़रअंदाज नहीं कर रहा था, मैं दोनों बोल देता था। यानी धीरे धीरे आप आज हर शख्स जानता है व्हाट इज भ्रूण हत्या। हमारे ज़माने में कहाँ कौन जानता था, है ना। तो इस तरह से ये लिबर्टीज लेके तो फिर धीरे धीरे लाइक वी स्टार्टेड फॉलोइंग इन लव विद आवर लैंग्वेज, नुआंसेस। तो ये जो तमाम छोटी छोटी चीज़ें थी, इन्होंने आपको एक बेहतर वॉइसर बनाया। फिर इस वॉइस आज माशाल्लाह आई एम इन लेट 60s, है ना, मैं और 1-1.5 साल में 70 टच कर जाऊंगा। तो आज भी मतलब 5-5, 10-10 घंटे की रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो ये जो एक आप गुरुओं की मार है ना, भाषा से प्यार, ये आपको कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल करवाता है। सर, ये जो भाषा से प्यार आपने बात की, ये बड़ी प्यारी सी बात है, क्योंकि जब आप इतने साल तक हिंदी बोलते हैं टेलीविज़न पर, और इसमें मैं अपना अनुभव भी जोड़ सकती हूँ कि हाँ 18 साल मैंने भी हिंदी में एंकरिंग की है, तो आप किसी और भाषा में उतने कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, लेकिन आपने बहुत सारे आयामों को छुआ। आपने पंजाबी भी इससे पहले किया,
जी, उसके बारे में बताइए, क्योंकि जी, मैंने पंजाबी सुना मेरी है, मैंने पंजाबी सुना है मेरी कि कुछ लोग आपको हाँ। ग्रंथी समझने लगे। जी जी जी, पंजाबी मेरी मातृ जुबान है, मेरी मुंह बोली, मतलब मेरी माँ बोली वही है, मातृभाषा जो होती है। तो और मैं बहुत अच्छी पंजाबी बोलता हूँ। जब मेरा आना जाना रहा पंजाब में, तो वापस जब आया तो एक प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो, पहला एक प्रायोजित कार्यक्रम था जो गुरबानी से संबंधित था, कि उसमें शब्द कीर्तन होगा और जो गाते हैं उन्हें रागी कहा जाता है, वो आएंगे, वो गाएंगे। उससे पहले वो गुरबानी का जितना विचार होगा वो आप कहेंगे, लेकिन वो पंजाबी में होना चाहिए। सो ऐसे ठीक है। अच्छा, एक और था कि पंजाबियों के बारे में एक मिसकंसेप्शन थी, ये लठमार होते हैं, इनमें सॉफ्ट नोट्स का इस्तेमाल होता ही नहीं है। बट देन आई टुक ए प्लेज, ऐसे नहीं, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गरिमा का सवाल है, तो मैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दूंगा, है ना। तभी मैंने वो सॉफ्ट नोट्स का इस्तेमाल किया पहली बार पंजाबी में। सर, कुछ बोल के हाँ, बताएं। वो था, आत्मा दे सुख लई टेक्सला टीवी दे निर्माता पेश करदे ने सरब सांझी गुरबाणी। तो वो जो मिठास आ हनी, गई। जो एक आध्यात्मिक फील आनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट करे ना उस चीज़ को, सब्जेक्ट को, तो वो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो क्या होता था कि पंजाब में पहली जो एंकरिंग भी होती, लो जी पेश है हुण तुहाडे सामने कहो जा बंदा, ये होता था। तो उसको तोड़ा कि नहीं यार, ये बॉस, ये गुरबानी के लिए इस तरह का एक्सेंट और इस तरह की टोनालिटी नहीं होनी चाहिए, आपको खुदा के साथ जुड़ना पड़ेगा उसके लिए। तो फिर वो साधु संतों से प्रेरणा पाकर मफतलाल ग्रुप पेश करते हैं अमृतवाणी। तभी तो आप गॉड के पास पहुंचेंगे ना, जी, है ना, उससे आपका राब्ता बनेगा और लोगों का भी बनेगा। तो ये इन तमाम जो मेरे ख्यालात थे, इन्होंने मुझे फिर कमर्शियल वर्ल्ड का एक राजा बनाया। क्योंकि मतलब अगर मैं आपको ब्रेक कैसे मिला? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप इस दुनिया में कैसे आया, ब्रेक का मतलब ये हुआ जी, कि आप आवाज़ की दुनिया हाँ में कैसे हाँ आए? जी हाँ, ये आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी कि मैं 4th ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में था। तो मैंने ज़िंदगी में उससे पहले कभी माइक्रोफोन एज सच ये नहीं पता था। हमारे ज़माने में कोई रेडियो में बोलता था तो उसे अनाउंसर कहा जाता था ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। ये डीजे, आरजे, वॉइस ओवर, है ना, ये टर्म्स नहीं होती थी। एंकर, ये टर्म्स नहीं होती थी। तो मेरे ऑडिटोरियम बन रहा था मेरे कॉलेज का, और वो अमेरिकन्स बनाने आए हुए थे। मतलब ऑडिटोरियम सिविल वर्क हो गया था, तो जो एक्यूस्टिक ट्रीटमेंट होती है उसकी, कैलिब्रेशंस होती हैं, माइक्रोफोन्स लग रहे हैं, स्टैग्स, बड़े बड़े स्पीकर्स जिन्हें मॉनिटर्स कहते हैं आप, वो लग रहे हैं। तो बड़े प्रोफेशनल लोग थे। जब वो पूरा हमारे साउंड प्रूफिंग हो गई उस ऑडिटोरियम की, तो जब वो स्टैग्स को टांग रहे थे तो जीना लगा के, सीढ़ी लगा कर ऊपर चढ़े हुए थे, और वो एज अ एंक्शियस स्टूडेंट, हम लोगों ने कहा कि यार ज़रा एक जिज्ञासा होती है ना, क्या हो रहा है, देखें क्या हो रहा है। और पर मैकेनिकल वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई पता नहीं था कि ये इम्पीडेंस क्या होती है और डेसिबल लेवल क्या होता है, ये कुछ लेना देना नहीं था हमारा। तो मैं जब गया तो वो, आप देखिए डेस्टिनी जिसे नियति कहते हैं, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाती है। 25 से 30 स्टूडेंट होगा, 5 अमेरिकन्स, 5 गोरे। उन्होंने मुझे बोला, हे कम हियर, कैन यू से समथिंग ऑन द माइक्रोफोन। सो मैंने बोला यही होगा, 1 2 3 हेलो हेलो, यही ऑडियो चेक होता है ना ज़्यादातर। तो मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने मजाक करना शुरू कर दिया गोरों का। अच्छा गोरो, हमारे देश में आके हमें ही लूटते हो बेटा, अच्छे लग रहे हो, अब सीढ़ी गिर गई तो पता लगे, मतलब कुछ होता है। मैंने कहा चलो, अब क्या होता है, वो थोड़ा फुकरापन भी होता है आपका जवानी में, चलो आपके बाकी फ्रेंड्स भी हंसेंगे, है ना, विच इज़ वेरी स्टूपिड अदरवाइज, बट चलो। पर मैंने बड़ा सीरियस, और मैंने बिल्कुल नहीं शो होने दिया कि मैं कोई मजाक की बात कर रहा हूँ। दिस गाय वॉज ऑन लैडर, ही गॉट डाउन,
सो मैंने कहा यार बॉस इसे हिंदी समझ आ गई है. इज कम हियर, डोंट यू थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम मैन. तुम्हें नहीं लगता तुम अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो? तो मैंने कहा बॉस वो जो गलती मैंने की है उसके बारे में बोल रहा है. ऐसे आई एम सॉरी. He said, have you heard your amplified voice? तो ये टर्म भी नहीं पता थी एम्पलीफाइड वॉइस किसे कहते हैं. Right. कोई नाता ही नहीं था ना. नहीं, से समथिंग अगेन. सो फिर मैंने कपलेट सुना दिया कोई. तो उन्होंने उस वक्त ये मिक्सर होते थे जैसे हमारे साउंड कार्ड्स होते हैं. जी. उसमें क्या था, एक छोटा सा कोई ज़रा सा वो एको या रिवर्ब दे सकते थे. वो भी दे दिया उसने. नाउ हियर मेरे को तो नहीं सुनाई दे रहा था बिकॉज एंड माई फ्रेंड्स स्टार्टेड, अरे यार क्या आवाज़ आ रही थी यार तुम्हारी. इससे पहले मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था. कॉलेज में कोई जैसे आप यू नो लाइक कोई पंगा ले लिया, स्किट कर दी. बैंड था मेरा बिकॉज आई टोल्ड यू आई यूज्ड टू प्ले ड्रम्स एंड आई यूज्ड टू सिंग. ठीक है, और वो कौन से नॉर्मल 4 माइक्रोफोन में ही सब कुछ कर जाना पड़ता था. जी. ठीक है. देन ही सेड कि वी आर फ्रॉम USIS, Delhi USIS, which stands for United States Information Service. And आप आइए, and we have a unit called VOA. I never knew कि what VOA stands for. BBC सुना था. जी. खैर तो फिर उसमें रात भर ये होता रहा, बॉस ये कहीं वहाँ जाके तो नहीं पीटेंगे. मतलब मैंने बुला के ना, इतना कॉम्प्लेक्स होता था ना. देखिए जी. कि आपको एक फॉरेन की बॉडी बुला रही है, मतलब कि है ना, वो 5 लोग आए थे. और तो फिर मैंने वो एड्रेस देखा तो मेरा एक फ्रेंड कहने लगा, अरे यार इधर तो मैं जाता रहा हूँ. ये उस ज़माने में कर्जन रोड कहते थे, कस्तूरबा गांधी मार्ग को. तो वहाँ चले जाओ और अमेरिकन, हाँ वहाँ पर अमेरिकन लाइब्रेरी है, उसके ऊपर चले जाइएगा. वॉइस ऑफ अमेरिका वहाँ पर है. सो इतने प्रोफेशनल थे वो. सो वहाँ जब मैं टाइम पे पहुँच गया, मेरा नाम लिखा हुआ, और मैंने कहा कि वो तो बहुत सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक को इस तरह से जाने भी नहीं देते थे. नीचे वाले में जा सकते थे, उधर लाइब्रेरी थी, वो आम जनता के लिए था वो. सो आई वेंट अप और फिर इस तरह से देखा तो वो लोग, वो मिस्टर फ्लैनेगन, वो मुझे मिले. तो पहली मर्तबा रिचा मैंने स्टूडियो देखा कि किस तरह से 2 दरवाजे होते हैं, एक कंट्रोल रूम होता है, एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है, यू नो. सो पहली मर्तबा सब देखने को मिला. मैं तो मैंने देखा 5 गोरे या 6 गोरे होंगे. एक पंडित जी लग रहे थे एक तरह से, उनका नाम भी शास्त्री जी था. तो मैंने कहा ये मिस्टर शास्त्री. सर नमस्कार सर नमस्कार. मैंने कहा चलो कोई तो इंडियन मिला, यू नो लाइक इस तरह से. सो गो इनसाइड. एक मुड़ा हुआ पेपर मुझे दे दिया. जब खोला तो वो हिंदी में 10 पंक्तियां होंगी उसमें, एंड दोस 10 लाइन्स. सो मैंने कहा यार, थोड़ी देर के लिए लगा कि बहुत देर हो गई है हिंदी पढ़े हुए, पर आती है. सो मैं अंदर गया, पढ़ा. तो ये तो मैंने ज़िंदगी का हमेशा मेरा एक मोटो रहा कि घर तो आने देंगे, है ना. सो हम पंजाबियों को ये तो सिखाई दिया जाता है. सो मैं गया, पढ़ा. सो रिचा बहन जब पढ़ रहा था तो वो जो सामने वाले लोग हैं, उनके आव भाव जो तासुरात होते हैं, उससे मालूम पड़ रहा था कि ये लोग दे आर लाइकिंग इट, इनको पसंद आ रहा है ये. फिर मैं बाहर आया बहुत जल्दी, वो तो मतलब 10 लाइनें होंगी. मैं पढ़ के बाहर आया तो शास्त्री जी ने कहा माशाल्लाह क्या गला पाया है. हाँ, बल्कि गला भी नहीं इस्तेमाल किया, क्या कंठ पाया है. वर्ड ही नहीं समझ आया पहले तो. पर बेटा एक बात याद रखो, अगर तुमने मात्राओं का ख्याल कर लिया होता ना, तो आप प्रतिभा को प्रतिभा ना पढ़ते. याद रखो, अगर छोटी की मात्रा है तो वो प्रतिभा है, अगर बड़ी की लग जाती तो प्रतिभा हो जाता. और वाकई मुझे भी इन बातों का बिल्कुल इल्म नहीं था. और ये ऊ की मात्रा में भी होगा जब अंदर जाएंगे आप. मैंने कहा सर मैं दोबारा बोल देता हूँ. मैं दोबारा अंदर गया, उसे ठीक किया, बाहर आ गया. जो सेकंड रिकॉर्डिंग थी वो और भी बेहतर होगी जी. जाहिर सी बात है. बहुत अच्छे, चलिए आप कॉफ़ी लीजिए हमारे साथ. ये सब वो शास्त्री जी बात कर रहे हैं और वो अमेरिकन खड़े हुए हैं. सो शास्त्री यू नीड मोर. सर लेट्स हैव कॉफ़ी एंड देन विल डिसाइड. मैंने कहा चलो ये कोई बताएंगे कि क्या करना है आगे.
मैं जा रहा हूँ, मुझे शास्त्री जी कहते बेटा वो जो बहुत सुंदर सी खिड़की देख रहे हैं आप, उनको मिल लीजिए। उसने कोई ऐसा एक वोचर सा बनाया दे। कैन यू इमेजिन, 77 की बात है बेटा, 100 रुपीज़ मेरे को मिल गए, जो आज के 10,000 रुपये। पहली मर्तबा आप माइक्रोफोन फेस कर रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं है कि ये प्रोफेशन क्या होता है। कहता है ये आपने जो पढ़ा ये काम आएगा हमारे, इसलिए आप 100 रुपीज़ लेके चाहिए। इसे कहते हैं किस्मत। हाँ, और मैं सिर्फ गिरा नहीं, जी तो मैंने कहा अब मैं पूरा 100 रुपीज़ की एक अपनी खुशी तो थी, लेकिन मैं उसे जुराबों में छुपा रहा था कि चोरी ना हो जाए। 10,000 मेरी मेस की जो फ़ी थी नॉन वेजिटेरियन फूड की, वो 95 रुपीज़ थी पूरे मंथ की। तो आप सोचिए, आपको 10 मिनट में कोई 100 रुपये पकड़ा दे तो आपको कैसा लगेगा। बिल्कुल। तो मैं पागल हो गया। तो मैं कांप रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। उसके बोला बैठिए, आप आए ना, एक ऑडिशन और दे जाइए। ये तो चलो काम आ गया। वो एक फीचर के ऊपर, वो भी 10-12 लाइन डायबिटीज़ के ऊपर था। मैंने पढ़ा। मैं इससे पहले बाहर आता, वो आदमी 100 रुपये फिर लेके खड़ा। सो 200 रुपीज़ फर्स्ट टाइम इन द लाइक फॉर योर, यू नेवर थॉट दैट दिस वुड बी योर करियर। तो आप सोचो कि वो बस उसने, आपने कहा कि एंट्री कहाँ से हुई, फिर उसके बाद पर वो था घर में कैसे डिस्क्लोज़ करूँ। आई वॉज इन 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, डिस्क्लोज़ करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर आप इम्प्लांट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उधर से बंक मारता था कि किस तरह से रिकॉर्डिंग। इस दौरान कुछ लोगों से मुलाकात हुई। दिल्ली में विविध भारती शुरू हुआ, जो प्रसारण सेवा थी कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग की, जी है ना, वो शुरू हुई। जिंगल्स बनने शुरू हुए। मेल वॉइस की बहुत कमी थी दिल्ली में, था ही नहीं कोई। चोरी छिपे ऑल इंडिया रेडियो से लेने पड़ते थे इनके, एंड दे वर नॉट सपोज टू डू दिस। तो फिर इस तरह से बात बनती गई। पर वो था कि घर से फिर चांटा पड़ा, पागल हो ये क्या कर रहे हो, भूखे मर जाओगे तुम तो। जबकि ठीक ठाक कमाना शुरू कर दिया था, वो भी चोरी छिपे, ताकि पेरेंट्स को ना पता लगे। और वो करके एंड देन जब मैंने देन आई केम आउट फ्रॉम द कॉलेज, गॉट अ जॉब मिल गई। तब ने कहा कि, पर मैंने कहा यार ये तो लाइक नाउ चस्का लग गया। हाँ, अब आई कांट गिव अप, लाइक। सो मैं हर नौकरी करते करते थोड़ा सा, और लोगों के फ़ोन आ जाते थे, मिस्टर नारायण 1 घंटे के लिए आ जाइए। दे स्टार्टेड लाइकिंग माई वॉइस। इसी दौरान जब मैं आपको जो गुरबानी की बात बता रहा था, बहुत देर तक सिख कौम को पता ही नहीं लगा कि एक यंग लड़का होगा ना, बड़ा कोई प्रीचर होगा गुरुद्वारे का, ग्रंथी होगा। हाँ, ग्रंथी होगा, भाई होगा, हमारे यहाँ भाई बोलते हैं उसे, है ना। तो मतलब ये तो सबने ये सोचा, एंड दे वांटेड टू ऑनर मी, दैट्स द बेस्ट पार्ट, यू मस्ट हियर दिस। सो दे ऑल, किसी गुरुद्वारे से वो मेरा ऑनर करने के लिए आए। एंड स्टूडियो में पहुंच गए, तो जो इसका प्रोड्यूसर था वो मुस्लिम था, ज़ुबैर ईमान उनका नाम। तो उन्होंने कहा ज़ुबैर जी, मतलब पंजाबी में कहा, उनको भी बुलाइए जिन्होंने ये बोला है। तो मैंने कहा हाँ जी मैं ही यहाँ। नहीं आप छोड़ो, जिन्होंने, लाइक आई वाज वेयरिंग टैटर्ड जीन्स, फटी हुई टी शर्ट, जी है ना, यंग बॉय। तो उनको ये लग रहा था ये तो हो ही नहीं सकता ये आदमी तो। कैन यू इमेजिन, नो एग्जैजरेशन, दे टुक मी टू द माइक्रोफोन एंड मैं बोल के दिखाओ, टेस्ट लिया आपका कि मेरा वही है कि वही है। फिर उन्होंने मेरा सम्मान किया। ये तो एक बहुत ही यूनिक मतलब एक्सपीरियंस फिर है। ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए इसी वजह से, बोलने से ही। लेकिन फिर धीरे धीरे करके, मतलब फिर न्यूज़ कास्टिंग के साथ भी यही हुआ। तो सबसे पहले आपकी फैमिली ने, आपके वालिद साहब ने जब देखा आपको टेलीविजन पर, आपकी मदर ने देखा, तो उनका क्या रिएक्शन नहीं, बहुत अच्छा लगा। उससे पहले क्योंकि ये था मतलब अगेन मैं तो बहुत हाथ पैर हर जगह मारने शुरू कर दिए थे। थिएटर भी करना शुरू कर दिया, शीला भाटिया जी के साथ चला गया, एंड लाइक म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। लगता था यार इसका चेक मिल रहा है, बड़ी खुशी होती थी ना। और नौकरी से भी हो रहा है। अच्छा, वो भी समझ गए नौकरी वाले कि यार शम्मी यार जाओ यार, हम बता देंगे, है ना। होता है ना कि अरे हमारे बीच में एक आर्टिस्ट है। Right. तुम देखोगे हर ऑर्गेनाइजेशन में अगर तुम आर्टिस्ट हो ना, तो स्टाफ भी आपकी हेल्प करना शुरू कर देता है। तो ये सारी बातें हैं। एंड आई वाज वर्किंग फॉर मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपनीज लाइक लार्सन एंड ट्यूब्रो। बट मालूम पड़ गया था उन्हें कि बॉस ये भागता है ना, चाचा बोल देंगे, बॉस को बोल देंगे, इसको बोल देंगे, ये होता रहता था। वन डे आई थॉट यार व्हेन आई कैन सेल फॉर अदर्स व्हाई नॉट फॉर माई सेल्फ,
चलो माल ही बेचना है तो अपने लिए बेचूँ ना मैं फिर, है ना. सो देन आई टुक अ बिग रिस्क. मैंने छोड़ दिया. उसके बाद आई वॉज पिक्ड अप बाय, ये भी तो देखो बहुत बड़ी बात थी कि मैं एक अब न्यूज़ में, आप वो भी एक नेशनल न्यूज़ रीडर, वो भी जब पीक पे कोई चैनल हो, एक ही चैनल होता था. और ये बात 82 की है. एशियाड हुआ, ब्लैक एंड वाइट से कलर्ड हो रहा टेलीविज़न. सो दे हैड कम फॉर, वो नहीं, कैमरामैन जो, ये जो मैं टेक्सला टीवी की जो बात कर रहा हूँ, गुरबानी की, इनको ये ख्याल आया रेडियो वालों को, इसको टीवी के अंदर भी कन्वर्ट कर दिया जाए. पर इसको एंकर कौन करेगा? उन्होंने कहा साहब वो जो बोलता है. बोला नहीं, वो एक्चुअली फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी हमें, क्योंकि उसमें हमें एक पूरा गुरसिख आदमी चाहिए. दैट डजंट लुक नाइस, यू नो. जो उसकी बियर्ड हो रही है, मतलब एक उनका नाम होगा, एक कोई धार्मिक व्यक्ति चाहिए. तो उन्होंने कहा सर पर बोलते तो ये बहुत अच्छा है. बोला चलो ऐसा करो, पायलट इनके साथ शूट कर लो, देन विल टेल द मैनेजमेंट, जो भी गुरुद्वारा मैनेजमेंट, की अल्टीमेटली दिस मैन विल बी रिप्लेस्ड, बट इसकी फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा. तो वो मैं कर रहा था, तो वही बताया कि कैमरामैन जो होते थे वो दिल्ली में कोई एज सच फ्रीलांस कैमरामैन नहीं होते थे. जिसको भी लेना दूरदर्शन से ही लेना है. तो वो कैमरामैन थे, तो वो भी चोरी छिपे आए. तो उनको कहा कि आप हमको शूट करिए. तो मेरी दोस्ती होगी उनसे, कर रहे थे, एक आध घंटे में मिलना जुलना हो जाता आपका. बोले यार तुम यार ब्रॉडकास्टिंग या ये न्यूज़ रीडिंग के लिए क्यों नहीं ट्राई करते? बस तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वहाँ तुमने लोग देखे हैं भाई. मैं कहाँ बीच में, मतलब सलमा सुल्तान वॉज लाइक श्रीदेवी फॉर अस, यू नो, हेमा मालिनी फॉर अस. और फिर आप उनके साथ न्यूज़ मैंने पढ़ कहा रहे थे. पागल हो गया. मैंने कहा यार तो क्या बात कर रहे भाई, हमने 3 व्हीलर के पीछे पढ़ लिया था, अपनी औकात में रहो, है ना. तो कह रहे नहीं यार 20 रुपए की बात है. तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, मैं तुम्हें पे ऑर्डर ला के दूंगा. वो बेचारे ने खुद 20 रुपये खर्च किए और उन्होंने ही भर के. तब उस ज़माने में भेड़ बकरियों की तरह ऑडिशन, इस तरह से 300 आदमी था एक ही रूम में. और उसमें आप जानते हैं ऑडिशन कैसे होते थे? साइक्लोस्टाइल्ड, आपको शायद याद भी नहीं होगा, फोटोस्टैट की फॉर्मेट में ही. जब तक फोटोस्टैट इजाद नहीं हुआ था तो पहले साइक्लोस्टाइल्ड होता और था. सर उस टाइम तो मुझे लगता है एसी भी नहीं होते थे. कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं होता था. मुझे खुद याद है, मैंने विदाउट एसी शुरुआत में ऑडिशन में वो स्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ी है. ठीक है ना. तो यही था, उन्होंने ऐसे ऐसे साइक्लोस्टाइल करते थे. उसका कॉपी निकलती थी, फिर उसको बीच में से फाड़ के वो आपको आधा आधा बांट देते, पेपर ना खर्चों. जी. 300 बच्चों को वही पकड़ा गया. तब उस तरह से अब मेरे सामने जैसे आप, अब ये सब हम पूरे स्टूडियो में जैसे यहाँ लोग बैठे हुए हैं, जी. तो ऐसे ही लाइन आगे आगे बढ़ते जाइए. आप बिलीव नहीं करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री नेक्स्ट, यही बोलता था बच्चा. फिर भारत की प्रधानमंत्री नेक्स्ट, मतलब उन्होंने अभी 4 शब्द सुनने, उन्होंने कहा भाई घर जाओ. इस तरह से ऑडिशन हो रही थी. तो मैंने कहा हमारा हशर भी यही होगा. ठीक है. तो मैंने भी, मेरी बारी आई, क्योंकि एस अल्फ़ाबेट की वजह से बहुत लेट आया मेरा नाम. तब तक मैंने कहा पैनल भी थक गया हो गया, फ्लोर मैनेजर भी थक गया होगा. सो इस तरह से मैंने कहा भारत की प्रधानमंत्री. मैं रुक गया, आवाज़ आई, इनको बोलिए और पढ़ें. श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा ये. सो तब भी कोई बहुत, आई नेवर गॉट अ किक की, बट जब इनके साथ इनका जैसे ही हशर होगा, वो तो एक फ्लूक हो गया, इन्होंने मुझसे थोड़ा ज़्यादा पढ़वा लिया. 7 दिन के बाद लेटर आ गया कि आप एक रिटन टेस्ट के लिए आइए. फिर मैंने एक रिटन टेस्ट दिया. फिर उसमें बहुत उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए होंगे. फिर फाइनल में कैमरा टेस्ट होता आपका. 25 लोग थे हम लोग, और पर तमीज़ नहीं थी कपड़े कैसे पहने जाए. मैंने तो ज़िंदगी का कैमरा ही नहीं देखा था ना यार, और ये पता भी नहीं था, पहली मरतबा तो दूरदर्शन देखा. तो करके, और उसमें एक फ्लोर मैनेजर ने कहा यार कम से कम टी शर्ट थोड़ी पहनते हैं आज के दिन. तो मैंने बोला यार हमने कौन सा होना है यार, ये तो इधर तक पहुंच गए बहुत है. इतनी देर में मैंने जितने अनाउंसमेंट्स करती थी लड़कियां, साधना श्रीवास्तव, प्रभजोत कौर, ज्योत्सना राय, ये भी न्यूज़ के लिए ट्राई करने. न्यूज़ वॉज मोर प्रेस्टिजियस देन ऑफ कोर्स अनाउंसमेंट्स. जी. तो ये भी, मैंने कहा इतनी खूबसूरत ख़वातीन सारी, मैं भाई कहाँ इनके बीच में, है ना. और वो उसी टाइम देखा सलमा सुल्तान एक स्टूडियो से होके निकल रही हैं. तो मैंने कहा चलो यार मेरे तो पैसे वसूल हो गए, इतना ही बहुत हो गया मेरे लिए, है ना. तो जब गए, बस फिर ये दिया. लास्ट में 25 थे, 25वां आया नहीं, 24वें नंबर में मुझे बुलाया गया. 2-4 क्वेश्चंस पूछे, उन्होंने कहा पढ़ के बताइए. आ गए बाहर. फिर मैं अपना वही अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में निकल गया. माई फादर कॉल्ड मी, बट मैं कहीं शूट पे था या क्या कुछ था. तब मेरे फादर का फ़ोन आया कि बेटा
आपका तो सिलेक्शन हो गया है, आप जाइए। और वो तो कह रहे हैं कि अब वो ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। मैंने नहीं नहीं। तो रिचा, यू विल बी ऑल सरप्राइज टू नो वहाँ से कितना आदमी, कहते 10,000 एप्लीकेंट था, 300 को ऑडिशन के लिए बुलाया गया, उसमें से 50 को रिटन टेस्ट के लिए बुलाया गया, 25 को कैमरा टेस्ट के लिए बुलाया गया फाइनल के, एंड पूरे लॉट में आई वाज द ओनली वन टू गॉट। ओह माय गॉड, दैट्स रियली डेस्टिनी। हाँ, डेस्टिनी कहाँ से कहाँ पहुँचे आप ना। तो ये फिर करते करते देन वो न्यूज़, फिर बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट इंदिरा गांधी प्राइम मैं मिनिस्टर। आपसे पूछने ही वाली थी कि मैंने सुना है कि इंदिरा गांधी जी के हाँ, वो ऑफिस से कुछ खास डायरेक्शंस क्या आई थी, कुछ ये था कि जब भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी, आज तो नहीं है वो, पता नहीं होता होगा, लेकिन उस ज़माने में जब भी पीएम अपनी टूरिंग करके आते थे, कोई भी पीएम फॉरेन टूर हिंदुस्तान का भी कोई रैली करके आई हैं, तो उसके सिनॉप्सिस को वो उसकी रिपोर्ट बनती थी और उस पर वॉइस ओवर कराया जाता था। तो मैंने एक मर्तबा, मतलब नया नया था, तो जो करते होंगे वॉइस ओवर उनको छोड़कर मुझसे करवा लिया, यार शम्मी तुम ही कर दो। तब जब मैंने किया तो क्योंकि वॉइस ओवर का एक्सपीरियंस इतना था, नेचुरली इट साउंडेड डिफरेंट। तब पीएम हाउस से इंदिरा गांधी जी ने वहाँ से आया कि अब मैम की जो भी रिपोर्ट हुआ करेगी यही पढ़ा करेंगे, बल्कि उनको मेरा पूरा नाम भी नहीं पता था, तो यही पढ़ा करेंगे, क्योंकि मैंने अभी लोकल बुलेटिन पढ़ना शुरू किया था जी। तो उस वजह से क्या हुआ कि फिर बहुत जल्दी, नहीं तो एक साल तक आपको नेशनल में नहीं डालते, तो विद इन 3 मंथ्स उन्होंने मुझे नेशनल में डाल दिया। फिर घटनाएं दुर्घटनाएं ऐसी हुई जो फॉर्चुनेट भी थी, अनफॉर्चुनेट भी थी। ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया जी। बहुत कुछ हो गया ना फिर तो, है ना। कभी कुछ हो गया, मतलब अपना ब्लू स्टार के वक्त का कोई ऐसा लम्हा जो आज भी याद है देखिए, आपको? बहुत ब्लू स्टार तो हुआ ही। और मुझे फिर वो कहने लगे कि साहब ऐसे है कि क्योंकि आप पंजाबी बोल लेते हैं तो आपको हम भेजना चाहते हैं। फिर इधर से आ गया कि साहब हमें टू बैलेंस आउट पॉलिटिकली हमें शायद पंजाब की वॉइस ओवर्स भी चाहिए हों। तो ऐसा करते हैं, एक कैमरामैन है हमारा, वो पंजाबी भी जानता है, उसको भेज देते हैं, अभी शम्मी को रोक लो आप। तो मैं क्या करता था, न्यूज़ पढ़ता था हिंदी में, फिर रात को आके पंजाबी उन लोगों को मुतासिर करने के लिए जी। मैं पंजाबी में वॉइस ओवर भी कर देता था, जिसके पैसे नहीं मिलते थे जी। है ना। तो खैर वो एक होता गया। फिर उसके बाद जो सबसे मुश्किल वक्त मैंने देखा वो 84 के राइट्स का देखा, जब एंटी सिख राइट्स हुए। जी। एंटी सिख राइट्स में फिर वही हो गया। फिर उन्होंने जितनी हमारी लेडीज़ थी, ख़वातीन को कहा कि आप नहीं आएंगे, दिल्ली में राइट्स हो गए थे, कर्फ्यू लग गए। सो सिर्फ मैंने 28 दिन, मैंने और जेवी रमन, हम दोनों ने, मेल्स ने मिलकर न्यूज़ पढ़ी। और ये उन दिनों में कर्फ्यू पास होता था, एम्बेसडर कारें, हमारी गाड़ियाँ खुद रखवा ली गई थी सारी, आप अपने व्हीकल नहीं यूज़ करेंगे। तो उसके ऊपर एक लग जाता था डीडी न्यूज़, और आर्मी आ गई थी, सॉरी। उसके बावजूद वो आपसे, मतलब पहले गन आगे करते थे, बाद में पूछते थे कर्फ्यू पास दिखाइए। तो ये पूरे दौर देखे हमने। और मतलब एक बड़ा मज़े की बात है, दिन में जो ड्यूटीज़ होती थी उनमें लेडीज़ को बुला लिया जाता था। तो आपको याद होगा, आप तो पैदा हुए या नहीं हुए उस वक्त, तो क्या होता था मॉर्निंग टाइम में, जब मैं बहुत छोटी थी, हाँ, मुझे याद है, जो क्योंकि इस मेरी तरह से, नानी का घर हाँ, पुरानी दिल्ली में हुआ करता था, तो हम वहाँ थे। पूरी दुनिया को शोक व्यक्त करने के लिए वो कैमरे के सामने एक सारंगी वाला बिठा देते थे। जी। वो बजाता रहता था बेचारा, वो बड़ी सैड धुनें जो होती हैं करता रहता था, वो बेचारा भी पागल हो जाता था, है ना। और क्या करते थे, जैसे हमको ये कैमरा ले रहा है जैसे, तो वो कैमरा लगा देता था, वो कैमरामैन चाय वाय पीने चला गया, भाई तुम बजाता रहा। तो एकदम से जैसे इंदिरा गांधी का प्रोसेशन निकलने वाला है, फ्यूनरल प्रोसेशन निकल रहा है, ये है, अब इन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की, फॉरेन से ये पहुंच गए, ये तमाम, तो वो फ्लैशेस आते थे। वैसे तो वो न्यूज़ के लिए इकट्ठा होते थे, लेकिन कभी कभी आंसर को भी भागना पड़ता था। अब वो बज रहा है और हमारी एक मोहतरमा ज्योत्सना राय, वो बेचारी कहा जाओ जाओ पढ़ो एकदम से। तो उनका जैसे पोडियम यहाँ लगा हुआ है, यहाँ कैमरा, यहाँ पर सारंगी वाला, वो कैमरा और सारंगी वाले के बीच में ही निकल गए जल्दी में। वो बेचारा कमाल है, आपको इतना भी नहीं पता।
फिर लगे, मतलब ये ऐसे ऐसे मुकाम, मतलब ऐसे ऐसे मंजर हमने देखे जी। कि आप सोच नहीं सकते। इतने गुफअप्स बचाए, इतने गुफअप्स बचाए। हमारे कीको की तो मात्रा ही नहीं होती थी, टाइपस जब टाइपराइटर्स नए नए आए, जी। उसमें हमें खुद पढ़ते पढ़ते ग्रामर ठीक और होते। और एंकर्स का तो ये काम भी होता है कि अगर कुछ स्क्रिप्ट पे गलती है तो वो एंकर की जिम्मेदारी है कि वो नहीं जानी चाहिए। नहीं, आपको ये भी छोड़िए, बहुत बहुत ऐसे ऐसे गुफअप होते थे ऋचा, आप सोच नहीं सकते कि मतलब सर कुछ कुछ आप बताइए, जब अर्थ का अनर्थ हो सकता था आपने बचा लिया उसको। बहुत नहीं, बहुत कुछ हुआ है। एक मैं बताऊं, एक बार क्या हुआ कि पंजाब में इलेक्शंस हुए, जब प्रेसिडेंट रूल हटा तो पंजाब में इलेक्शंस में लोगों ने हिस्सा लिया, पर जो भारतीय जनता पार्टी उसकी मुखालफत कर रही थी, उसको अपोज कर रही थी कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो उसमें आया कि पंजाब के लोगों ने चुनाव में हिस्सा लेकर भाजपा को अस्वीकार कर दिया। ये होना चाहिए था, वो भाजपा की जगह भारत लिखा हुआ आ गया। अगर मैं पढ़ देता कि पंजाब में लोगों ने चुनाव में हिस्सा लेकर, है ना, भारत को अस्वीकार कर दिया, तो क्या होता? अर्थ का हंगामा हो अनर्थ हो जाता, हंगामा हो जाता। सो मैंने एकदम से, हम क्या करते थे, जंप मारते थे। हमारे रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट हो गए थे कि हम पहली लाइन से पहले जंप करके सोच उधर की चली जाती थी। मैंने पॉज दिया, मैंने कहा ये भारत नहीं हो सकता, ये भाजपा होगा। और कैन यू इमेजिन, आई केम आउट, माई एडिटर एक्चुअली वो मेरा हाथ पकड़ के 2 मिनट, भाई बचा लिया, उसकी नौकरी तो चली जाती। मैंने तो बड़ा सिंपल था कि साहब जो ये लिखा हुआ जी। है ना। तो वो इस तरह के गुफअप्स बहुत बचाते थे। और मतलब मैंने आपको बड़ा हमेशा हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि हम सॉफ्ट स्टोरीज होती हैं हमारी, जी। जब 5 मिनट की एक सॉफ्ट स्टोरी होती थी। एक तो हार्डकोर न्यूज़ हो गई, हर सैटरडे को होती थी। तो उसमें कहा कि बंदर खेल रहे हैं, इसका ये हुआ, पानी में छलांग लगा दी और बाहर निकल आया, जो सॉफ्ट स्टोरी, जो एंटरटेनमेंट भी हो। तो और एक खबर थी, मैं हमेशा सुनाता हूँ कि हाँ, हिंदुस्तान को बड़ी खुशी है कि उन्हें गैंडा पाया गया, है ना। तो जब मैंने बोला हिंदुस्तान को बड़ी खुशी है, गैंडा पाया गया, तो जाहिर सी बात है गैंडे की क्लिप चलेगी, अब ईटीआर रोल हो जाएगा, है ना। वो चला नहीं, और कैमरामैन को लगा, उसको मॉनिटर दिखता नहीं है, उसको लगा कि ये चल गई है। उतने देर में उसने मेरे पे जूम इन और कैमरा को फोकस डिफोकस करना शुरू कर दिया कि बेटा यही गैंडा, इसे देख लो अब तुम। तो पूरे आधे मिनट तक यही वो यूं करता रहा, एडजस्ट कर रहा है मुझे, मैं गैंडे के बारे में पढ़ता जा रहा हूँ, ये गैंडा ये करता है, ये करता है, ये करता है। फिर मैंने देखा तो वो उसको फ्लोर मैन जो कहा, बे वो तो फिल्म ही नहीं चली, और ये फोकस डिफोकस शमी पे ही करता जा रहा है। तो फिर मैंने बड़ा संभाला, मैंने कहा माफ़ कीजिएगा, गैंडा मैं नहीं, वो सच में नहीं पाया गया, जहाँ तक दूरदर्शन का सवाल है। तो कुछ इस तरह से बात को टाला, है ना। मुझे याद है एक बार न्यूज़ पढ़ते हुए मेरी नाक पर मक्खी बैठ गई। हाँ। अब ना आप कुछ मक्खी को हटा सकते हैं, ना आप हाथ हिला सकते हैं, और आप बोले भी कैसे। तो बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। सर उस दौर से अगर हम आज के दौर में आए, क्या आपको हंसी आती है या दुख होता है आजकल के न्यूज़ एंकर्स को देख के? पहले गुस्सा आता था, फिर दुख हुआ, अब हंसी आती है, क्योंकि वो जो ट्रांजिशंस अब देखते देखते आ रहे हैं। अब मुझे दया किस पे आती है? एंकर्स पे। कई बार सोचता हूँ क्या मजबूरी होगी, यू नो। मैं जानता हूँ कि इनके घर में भी इनके माँ बाप कह रहे होंगे क्यों कर रहे हो, है ना। तो जब इन तमाम मसाइल पे नज़र डालता हूँ, तब मुझे लगता है यार कि कल को खुदा ना खास्ता जो भी हशर होगा हमारे समाज का, हमारे देश का, तो क्या कुछ प्रतिशत आप लोग भी जिम्मेदार होंगे उसके या नहीं होंगे। फिर मैं सोचता हूँ यार इन बेचारों का क्या कसूर है। हर आदमी का एक एस्पिरेशन होती है, ये तो घर से ये सोचकर नहीं आए थे, कोई भी नहीं आया था। किस लॉबी में फंस गए, क्यों करना पड़ रहा है इन्हें। फिर क्या हुआ कि क्या मालिक को ये समझ नहीं आ रहा कि आपका रेवेन्यू अब धीरे 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 कम होता जा रहा है ना। कब तक तूती बजाएंगे। तो मैं वो चारों फेजेस को, शुरू में गुस्सा आया, है ना, फिर दुख हुआ, फिर दया आई। तो ये जो सारी बातें हैं, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और क्यों समझ नहीं आ रहा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है।
क्योंकि जब मैं बाहर जाती हूँ, लोग, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं न्यूज़ देखना ही छोड़ दिया है, टीवी पर न्यूज़ नहीं देखते अब, क्योंकि वहाँ पर लोग चिल्लाते ज़्यादा हैं, बोलते कम हैं। हाँ, मतलब वही वही मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली अब हम जैसे धीरे धीरे आपका माशाल्लाह घर है, उसमें हर बच्चा चाहता है मेरे अपना रूम हो, अपना सेटअप बॉक्स हो, है ना। आप बिलीव करेंगे, जितने भी घर के कमरे हैं, एक ज़माने में 5-5 सेटअप बॉक्स होते थे। आज सिर्फ मैं और मेरी बेगम एक सेटअप बॉक्स रख के बैठे हुए हैं, बाकी सब बच्चों ने कटवा दिए। वो बोलते वी डोंट वांट टू वॉच न्यूज़। हम होगा तो कोई यूट्यूब में जाकर उसका एनालिसिस देख लेंगे या जी। कुछ कर लेंगे, है ना। और फिर इतने विकल्प हैं आज की ऑडियंस के पास या दर्शक के पास कि वो स्पोर्ट्स देख लेगा, फिल्म देख लेगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर चला जाएगा। लेकिन वो इस तो मतलब मेरे को किसी ने पूछा कि आपको आप किसी बच्चे का स्कूल का था कि अंकल आप कार्टून देखते हैं, तो बड़ा क्यूट सा क्वेश्चन था। पर नहीं बेटा, कभी कभी न्यूज़ देख लेता हूँ मैं, है ना। जी। ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हो गई, जो एक क्रेडिबिलिटी थी न्यूज़ हाँ की, हाँ एंकर्स की, यार, एक मैं जो रिस्पेक्ट आपको थी। आप खुद बता रहे हैं कि आपके घर वाले कहा करते थे कि बेटा खाना जल्दी जी। खत्म करो और आके बैठ जाओ और न्यूज़ देखनी है हमें। और जब हमने भी शुरू किया, उस वक्त बहुत सम्मान होता था अरे न्यूज़ कमाल था एंकर्स यार। का। मैं मतलब वही था, और जिस मतलब उन चैनल्स का मैं नाम नहीं लेना चाहता, इतनी लॉयल्टी फैक्टर था जी। कि मतलब चलो अगर कुछ बिगड़ भी रहे हैं तो हमेशा कहते थे ये नहीं बिगड़ेगा, है ना। फिर उसको भी बिगड़ते देखा। जी। तो मतलब ये जो तमाम मतलब हर शाख पे उल्लू बैठा भाले गुलस्तां क्या होगा, तो वो वाली जो सिचुएशन आई ना, दैट समहाउ इट एक्चुअली पेंट। एक जो क्रेडिबिलिटी होती थी वो एक तरह से ख़त्म हो गई। ऐसे में जो बच्चे, आज के दौर के युवा जो अभी हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, एंकर्स बनना चाहते हैं या वॉइसर्स बनना चाहते हैं, उन्हें आप कुछ सलाह देना चाहेंगे अभी? हाँ, देखिए 2-3 सलाह हैं। एक तो आज का बच्चा कहीं ना कहीं एक मुगालता के दौर से गुजर रहा है कि मैं यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ। इस प्रोफेशन से बेसिकली उसको सामने 2-3 प्रोफेशन नज़र आते हैं। किसके कि अगर मैं सही बोलना सीख गया तो क्या मैं न्यूज़ कास्टर बन जाऊँगा या मैं कोई एंकर बन जाऊँगा। मैं बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी इतने एवेन्यूज़ हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप सही बोलना सीख जाएं तो आप सुबह से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को शुरू कीजिए। तो आप देखिए, आप फ़ोन उठाते हैं, डायल 1 फॉर सो एंड सो, डायल 2 फॉर सो एंड सो, IVRs, है ना, इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम्स जो जी। आपके हैं जी। वो बन रहे हैं। कोई ऐसा मीडियम नहीं है, टेलीफोन हो गया, आपको किसी ऑफिस में फ़ोन करते हैं वहाँ IVR काम कर रहा है तो कोई तो बोल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में आ जाइए, वो मेट्रो हो गया, हवाई जहाज़ हो गए। अभी हम लोग वी वर इन फिनलैंड, तो जो जितने वो आपको टूर लेके जो सी टूर्स होते हैं सारे, है ना, गाइडेड टूर्स उधर सी वाले स्पेशली, है ना जी। तो उसमें गए, अब वो लाइव गाइड्स होते ही नहीं हैं, वो आपको रिकॉर्डेड कोई तो वॉइस कर रहा है। फिर आप क्या होता था, अब जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ऑडियो गाइड्स कहते हैं आप, पहले एक लाइव गाइड को लेते थे, एक भाई साहब पकड़ा भाई साहब, तो उसके साथ 5-6 लोग इकट्ठा हो जाते थे, तो उस पर विश्वास कर लेते थे, वो जो कुछ कह रहा है आपको मानना पड़ता था। फिर आपको डर लगता था यार इसको कितनी टिप दें, अब कितने पैसे दें। अब आप सेंसर्स लगे हुए हैं, जिस ऑब्जेक्ट के आगे आप खड़े होते हैं उसी के बारे में आपको सुनाई देना शुरू हो जाता है। मतलब बहुत ऑप्शंस हैं वॉइसेस। बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं। मतलब आप ऑडियो बुक्स, आज हर राइटर चाहता है कि मेरी बुक को पढ़ा जाए और उसको रिकॉर्ड किया जाए। क्यों? क्योंकि आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास ना तो इतनी पेशेंस है और ना इतना वक्त है कि आप किताब उठाएं। तो क्या यार इसको लगा दो और फिर जहाँ से बंद हुआ वहीं से वो फिर से शुरू हो जाएगा। सर, आपने बहुत अच्छी बात की, टेक्नोलॉजी ने ऑडियो को एक बहुत आयाम दिए हैं, एवेन्यूज खोले हैं, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने क्या वॉइस के लिए भी खतरा पैदा किया है? AI जैसे आर्टिफिशियल हाँ, इंटेलिजेंस ने क्या वॉइस ओवर मुझे आर्टिस्ट मालूम था के लिए ये चैलेंज दिया आजकल है? सवाल बहुत प्रेवलेंट है और बहुत लोग पूछ रहे हैं इसको। देखो ऐसा होता है कि जब हमारे घरों में हैंडपंप होता था तो हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारे घर में टूटी से भी पानी आएगा, ये 24 घंटे पानी आएगा। ठीक है। तो ये तो तमाम बात। तो अब हम ये कहें
कि हैंडपम्प का ही जश्न मनाते चलें, वो भी सही नहीं है। तो क्या करें आप? पहले क्या होता था कि 30 सेकंड का हम कमर्शियल करते थे और मेरे से अगर 29 सेकंड पे गलती हो गई तो मैं दोबारा से करता था। अब 25 सेकंड्स तक मेरी वॉइस सही आ गई है और 5 सेकंड में कोई गलती हो गई, कोई फंबल हो गया है, तो मैं 5 सेकंड उतना बोलता हूँ, उससे जोड़ देता हूँ। टेक्नोलॉजी ने किया ये। तो मुझे लगता है डरने से ज़्यादा ज़रूरी है उस टेक्नोलॉजी से दोस्ती की जाए, कि वो टेक्नोलॉजी भी जो होगी वो आखिर में टेक्नोलॉजी हो सकता है आपकी ज़ुबान की बात आपके कान तक तो पहुंचा दे, लेकिन टेक्नोलॉजी आपके दिल की बात दिल तक नहीं वो पहुंचा पाएगा। एहसास नहीं आ पाएगा ठीक है ना? जो तो वो दिल से दिल आप- का एहसास जो है जी, ना, वो सफ़र नहीं तय कर पाएगा। वो पंक्चुएशंस, वो मॉड्यूलेशंस आप ले लीजिए। जैसे आजकल एआई एंकर्स हैं। हाँ, हाँ। एआई एंकर्स क्या असली एंकर्स की तरह कर सकते? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। नहीं, आप सीधी, बहुत छोटी सी बात है, हम बच्चों को सिंथेसाइज़र लेके देते हैं, है ना, लेकिन आज कोई भी अच्छा सिंगर होगा वही शहनाई ओरिजिनल लाना, फ्लूट ओरिजिनल हो, तभी आंखों से आंसू निकलते हैं। आप रियलिटी शोज देख लीजिए ना। मेरा कहने का मतलब है कि रियलिटी शो में आज बच्चा जाता है, वो बच्चा सलील चौधरी और एस डी बर्मन की कंपोजिशन ही क्यों गा रहा है यार, अपने आप को प्रूव करने के लिए। नहीं, ये नहीं, मैं कोई उनसे मेरा विरोध नहीं है जी, जी। जो आज के संगीतकार हैं, लेकिन उसको लगता है कि जो रूहदारी है वो उन्हीं में बसी हुई है। तो मुझे लगता है वर्ल्ड में कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, रूहदारी कायम रहेगी और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे दोस्ती करो ना यार, इसका इस्तेमाल करो, जी, है ना। तो ये हो सकता है 5% फ़र्क पड़ जाए, 10% पड़ जाए, लेकिन फिर भी आप, हो सकता है 1 घंटा आपको लग जाए एआई को सेट करने में, उस मॉड्यूलेशन को निकालने में। पता लगा शम्मी नारंग आया, 5 मिनट में करके चला भी गया। जी। ठीक है ना। तो ये एआई हर चुनौती होती है जब भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती है, हमको डर लगता है उससे। और किया भी उसने, मतलब कल को हमारी एम्प्लॉयमेंट में फ़र्क पड़ा जब कंप्यूटर्स आ गए, है ना, वो होता है। मैं ये नहीं कहता नहीं होता, जो पर ये था कि जो पहले लाइव स्ट्रिंग सेक्शन वायलिन बजाया करता था वो उतना ही, क्योंकि सरगम तो उसी के जहन में है ना, जी। तो वो सिंथेसाइजर में वायलिन निकाल रहा है पर काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी से दोस्ती दोस्ती कर कर लेनी चाहिए। जी। मेरा अपना ये, डरो मत, जी, जी। है ना। तो और उसको अपना दोस्त बनाओ, और हो सकता है कि आप लोग आपका एहतराम, आपकी इज्जत इसी वजह से करें कि आपको ये भी आता है। जी। आपने हरियाणवी की बात की, हिंदी की हम बात कर रहे हैं, और अगर यूपी में हम किसी खास डायलेक्ट की बात करें और आपको मेट्रो के लिए आवाज़ देनी हो, मसलन अलीगढ़ के लोग, तो आप कैसे कहना चाहेंगे? ओह, अलीगढ़ में अगर दिल्ली मेट्रो पहुंच रही है, एनसीआर में विस्तार हो रहा है, तो आप कैसे वहां पर संबोधित करें? राम राम भाई, अगला स्टेशन अलीगढ़ है, ध्यान से उतरिएगा, अरे कंधे वंधे मत मारिएगा, अलीगढ़ के लोग हैं, ये भी आगे से कुछ कर सकें, इसको मत भूलिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने लाजवाब कर दिया। है ना। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, मतलब वॉइस ने, जी, तो मैं यही सबको कहना चाहता हूँ। बट ठीक है, हर एक की एस्पिरेशन होती है कि सुबह चेहरा भी दिखे, उससे रिकग्निशन जल्दी होती है, जी। लेकिन मतलब आप वॉइस भी है, हाँ वॉइस एसेट है। अगर आप चेहरा लेकर जाना चाहते हैं, अगर आपकी ये जो प्री रिक्विजिट डिमांड है, जिसे हम लोग वॉइस कहते हैं, या एसेट है आपके पास, जी। ये लेकर जाएंगे तो फ़ायदा जल्दी होगा आपको, क्योंकि आप सबसे पहले जो मुतासिर करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, वो अपनी आवाज़ से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमी सर, आपने इतना वक्त निकाला, ढेर सारी बातें की आपके साथ, और मुझे यकीन है कि हमारी ऑडियंस को इसमें से बहुत सारे टेक अवेज और इंटरेस्टिंग थैंक यू सो मच रिचा, और गॉड ब्लेस यू। आपने बुलाया और मैंने भी अपने आपके सामने बैठकर ये दिल के बातें की, क्योंकि हम वी सेल द सेम बोट, है ना, हम एक ही प्रोफेशन में से हैं, तो आसान हो जाता है जो हमारी कॉन्वर्सेशन होती है, या जिसे उर्दू में तबादले ख्यालात कहते हैं, तो वो विचार विमर्श जो होता है जी। वो सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। 1 to 1 विद रिचा में आज इतना ही, लेकिन सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए और अपने फीडबैक हमें ज़रूर देते रहिए, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।